सबका हिंदी साहित्य अकेडमी में आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग इसके पहले भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे तो सबको हम लोग ने पढ़ के समाप्त कर लिया है और भारतेंदु से रिलेटेड जितने प्रश्नोत्तरी बनते हैं सब करवा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन और उनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। चलिए बिना देरी किए पढ़ते हम लोग। जिस तरह से भारतेंदु युग को हमने डीपली पढ़ाया है उसी तरह से आज भारतेंदु युग को हम डीपली पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युगीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतेंदु युगीन रचनाकार विनायक राव को कविनायक तथा साहित्य भूषण उपाधि प्राप्त है। भारतेंदु युगीन जो रचनाकार हैं विनायक राव को क्या प्राप्त है कि साहित्य भूषण की उपाधि प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। काव्य कुसुमाकर विनायक राव की रचना है। जैसे प्रश्न बन गया कि काव्य कुसुमाकर किसकी रचना है, तो विनायक राव की रचना है। देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक समाज की स्थापना की तथा रसवाटिका नामक ब्रज भाषा में काव्य पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने धर्म कुसुमाकर नामक पत्रिका भी संपादित किया। कौन सी पत्रिका संपादित किया? धर्म कुसुमाकर। किसने किया? देवी प्रसाद पूर्ण ने। देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं क्या क्या, चलिए देखते हैं। वर्षा आगमन, भरतवाक्य, मृत्युंजय, धाराधर धावन, मेघदूत का अनुवाद धाराधर धावन। धाराधर धावन किसका अनुवाद है? मेघदूत का। ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तथा खड़ी बोली में अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल तथा नए सन 1910 का स्वागत, नवीन संवत्सर, विक्रमी संवत 1967 का स्वागत, प्रदर्शनी, स्वागत इत्यादि रचनाएं लिखी। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह शीर्षक से प्रकाशित है। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे बसंत वियोग हो गया, स्वदेशी कुंडल हो गया आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनीत चौबे की रचनाएं देखिए कौन कौन सा है। प्रेम रत्न, गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह, मूर्ख शतक। इंपॉर्टेंट रचना इसको याद रखिएगा। नवनीत चौबे की ये महत्वपूर्ण रचना है मूर्ख शतक, रहीमन शतक, कुब्जा पचीसी, हराष्टक। चलिए आगे बढ़ते दूसरे कवि का। मुंशी देवी प्रसाद की रचनाएं। महिला मृदुवाड़ी, राजरस नामृत, मन्ना लाल द्विज की रचनाएं। चलिए क्या देखते हैं। मन्ना लाल द्विज की रचनाएं। तो श्रृंगार संकलन, श्रृंगार सरोज, सुंदरी सर्वस्व। इनकी एक अन्य रचना सुंदरी तिलक। इंपॉर्टेंट रचना का संपादन भारतेंदु हरिऔध जी ने मिलकर किया है, इसको आप याद रखिएगा, सुंदरी तिलक। चलिए देखते हैं द्विवेदी युग को किसने क्या कहा है। सबसे पहले देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। नई धारा द्वितीय उत्थान किसको कहा है? द्विवेदी युग को। और प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहा था, के अंतर्गत सम्मिलित किया है तथा इसका समय क्या माना है? विक्रमी संवत 1950 से 1975 तक माना है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का समय काल क्या माना है, तो 1950 से 1975 माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नगेंद्र जी ने क्या माना द्विवेदी युग को, क्या कहा, किस नाम से संबोधित किया है? नगेंद्र जी ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है तथा इसका समयावधि 1900 से 1918 तक माना है। कितना माना है? 1900 से 1918 तक। और इसको क्या कहा है? जागरण सुधार काल। किसने माना है? नगेंद्र जी ने। अब बच्चन जी ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विवेदी युग को पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहते हैं। जैसे प्रश्न मिल सकता है कि द्विवेदी युग को किसने पूर्व स्वच्छंदतावाद काल कहा है, तो बच्चन जी ने कहा है। इसकी समयावधि 1900 से 1920 तक मानी है। जैसे तीनों लोग रामचंद्र मानते हैं 1950 से 1975 और नगेंद्र जी के मानते हैं 1900 से 1918 और बच्चन जी क्या मानते हैं 1900 से 1925।
अब रामधारी सिंह दिनकर इसे कला की पराजय व जीवन के विजय की कविता कहते हैं। क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर? इसे कला की पराजय व क्या मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर? इसे कला की पराजय व जीवन के विजय की कविता कहते हैं। हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग काव्य की समान विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? पहला, राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीयता की भावना थी इसमें, मानवता की भावना थी, नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण था, नवीन मूल्यों की स्थापना थी इसमें, वृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मकता, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मकता, प्रकृति चित्रण, आदर्श और नीति की स्थापना, गद्य एवं पद्य की भाषा, खड़ी बोली हिंदी। अच्छा बताइए, खड़ी बोली को सबसे ज़्यादा किसने प्रोत्साहित किया था लिखने के लिए हिंदी साहित्य में? किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग भी पड़ा था, महावीर प्रसाद के नाम से ही। काव्य रूप, इसमें क्या क्या लिखा गया था? तो इसमें महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों काव्य द्विवेदी युग में पाया जाता है। छंद वैविध्य, कवित्व, काव्य छंद, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, छंद वैविध्य, कवित्व, सवैया, रोला, छपै, गीतिका, हरिगीतिका इत्यादि। अनुवाद, साहित्य पर जोर। इसी प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग की क्या देन है साहित्य में? तो गद्य व पद्य की भाषा का एकीकरण, भाषाई अनुशासन, काव्य को रूढ़ियों से मुक्त कराना, स्वदेशाभिमान की भावना। जो पहले से काव्य की रूढ़ियों से मुक्त करना, जैसे ये था कि पहले जो परंपरा चली आई थी रूढ़िगत परंपरा की, उसी के आधार पर हम लोग साहित्य लिख रहे थे, लेकिन द्विवेदी युग में ऐसा नहीं था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले मैथिलीशरण गुप्त ने किया था, उनकी, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। जूही की कली जो उनकी रचना थी, बहुत लोगों ने उसे महादेवी प्रसाद ने अपनी सरस्वती पत्रिका में इसे छापने से मना कर दिया था, जूही की कली। लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को समझा और उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं उसके बारे में मैथिलीशरण गुप्त को बताया, और तभी से ये महावीर प्रसाद को गुप्त जी अपना गुरु भी मानते हैं। देखिए इसमें स्वदेशाभिमान की भावना भी है, तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग की देन क्या है साहित्य में? चलिए आगे देखते हैं कि द्विवेदी युग के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को। ये क्या कहते हैं? व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि जो भी अपनी सरस्वती पत्रिका में जितनी भी रचनाएं छापे, पहले वो उसको खुद देखते थे, पढ़ते थे, उसमें क्या त्रुटि है उसको शुद्ध करते थे, तभी उसको अपने सरस्वती पत्रिका में छापते थे, प्रकाशन करवाते थे। अब शुक्ल जी का दूसरा कथन क्या है द्विवेदी युग के बारे में? इस काल के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः यह कहा सुना जा रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, वे अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। दूसरा देखते हैं, इस काल में व्याकरण आंदोलन के नायक हुए थे। द्विवेदी युग में क्या थे? व्याकरण आंदोलन के नायक हुए थे। इन्हें भाषा शुद्धि पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम से एक छोटी सी पुस्तक के द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। अब नोट करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग के अंतर्गत जिन गद्य रचनाओं पर विचार किया उनके नाम हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू साहब, पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी,
पंडित चंद्रधर गुलेरी, अध्यापक गुर सिंह, बाबू गुलाब राय। चलिए देखते हैं द्विवेदी युग के संदर्भ में इनका क्या मत है, इनका क्या कथन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या कथन है। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता थे। महावीर प्रसाद के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता थे, विधाता, सर्वस्व हैं। अब उनका देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी की क्या कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। भारतेंदु मंडल के आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के। अब देखते हैं तीसरा कथन रामविलास शर्मा का। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार तो हम लोग देख लिए भारतेंदु मंडल के आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के। रामविलास शर्मा के अनुसार देखते हैं गदर सन 1957 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रवेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। ये हो गए कथन रामविलास शर्मा के। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका भी देख लेते हैं। गद्य के संदर्भ में द्विवेदी जी के भाषा नीति के 4 सूत्र इस प्रकार बताए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं। विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल शुद्ध एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग, इसको भी याद रखिएगा। उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का स्वीकार करना, शब्द रूपों एवं प्रसंगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा में एक रूपता लाना। चौथा कौन सा है। भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की अभिवृद्धि के लिए संस्कृत के सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना। ये सब किसका कथन है। गणपति चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं तथा उनकी विशेषताएं देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इनका जन्म कब हुआ था। 1868 ईस्वी में। कहाँ हुआ था। दौलतपुर रायबरेली में। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने हिंदी का भारी लेखक कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने देवी दत्त शुक्ल थे, 1920 से ये संपादन कार्य सरस्वती का उनको सौंप दिया था। उन्होंने भी 1947 तक देवी दत्त शुक्ल ने संपादन कार्य किया था। देखिए रामविलास शर्मा के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में क्या है। उनकी पत्रिका सरस्वती पत्रिका सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र थी और हिंदी भाषा जनता की सर्वमान्य जाति पत्रिका थी। ये किसका कथन है। रामविलास शर्मा की। मैथिली शरणगुप्त के अनुसार उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। उस टाइम की सरस्वती पत्रिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार उस हिंदीहीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर मैंने पद साधना की और हिंदी सीखी। किसका कथन है। निराला जी की। अब राय कृष्णदास ने कहा है कि मैंने अपना 50% ज्ञान सरस्वती से अर्जित किया है। क्या कहा है कि मैंने 50% ज्ञान सरस्वती पत्रिका से अर्जित किया है। तो कितनी बड़ी बात बोले हैं ये सरस्वती पत्रिका के विषय में। अब राहुल साकृत्यायन क्या कहते हैं। किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और एक पत्रिका में उतना काम नहीं किया जितना हिंदी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका ने किया है। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में हिंदी भाषा खड़ी बोली पर विशेष ध्यान दिया गया और भाषा के शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया कि किसी भी पत्रिका में जो भी रचनाएं छपने को आती थी महावीर प्रसाद उसको अच्छे से पहले उसको देखते थे, पढ़ते थे, फिर उसका संपादन करते थे, उसके बाद ही कोई भी रचना प्रकाशित करवाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग देखते हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है? हम पंडित प्रवर्तक के रूप हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। द्विवेदी जी गद्य एवं पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में समान बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इन्होंने अपने जीवन में 2 काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए। इन्होंने कितने काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए हैं? 2, काव्य मंजूषा और दूसरा सुमन। इन्होंने अपने जीवन में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में अनुदित और मौलिक लगभग दोनों मिलाकर 80 रचनाएं ही लिखी है, क्योंकि उनका सारा जीवन सरस्वती पत्रिका में ही क्योंकि उनको पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था कि वो अच्छे से और भी रचनाएं लिखें। उनका सारा समय सरस्वती पत्रिका में ही व्यतीत हो जा रहा था, इसलिए वो अन्य साहित्यकारों की तरह अधिक रचनाएं नहीं कर पाए। चलिए अब देखते हैं इनकी मौलिक रचना कौन कौन सी है। देवी स्तुति शतक, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, कान्य कुब्ज अबला बिलाप, बलिवर्ध, ये इनकी मौलिक रचना है। अब अनुदित रचना कौन कौन सी है? गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, कुमार संभवम, विनय शतक, भर्तृहरि, बिहार वाटिका, स्नेहमाला, ये सब इनकी अनुदित नाटक है। अब अनुदित रचना और ये मूल रचना। स्नेहमाला किस रचना का अनुदित है? ये भर्तृहरि की रचना श्रृंगार शतक का दोहे में अनुवाद किया है। जो भर्तृहरि की एक रचना थी श्रृंगार शतक, उसी का अनुवाद इन्होंने स्नेहमाला नाम से किया है। विनय शतक, यह भर्तृहरि की रचना वैराग्य शतक थी। भर्तृहरि की रचना वैराग्य शतक था, उसी का इन्होंने अनुवाद दोहे में किया है विनय शतक नाम से। अब बिहार वाटिका, ये पंडित जदयू की एक रचना थी गीत गोविंद, उसका इन्होंने अनुवाद किया है। गंगा लहरी, पंडित जगन्नाथ दास की रचना थी गंगा लहरी, ये उसी का सवैया में अनुवाद किया है गंगा लहरी। जैसे प्रश्न बन सकता है कि गंगा लहरी किस रचनाकार के रचना का अनुदित रचना है या रूपांतरित है? तो पंडित जगन्नाथ। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। द्विवेदी जी प्रसिद्ध कविता में बलिवर्ध, विधि विडंबना है कविंते, नागरी तेरी यही दशा, अयोध्या कबिलप आदि प्रमुख है। स्वर्गो नरक ठिकाना नाही नामक रचना को लिखकर रूढ़ियों पर कुराठाघात किया है। द्विवेदी जी की रचना में रूढ़ियों पर कुराठाघात किया है, तो स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहैत नाम रचित अपनी रचना में आला छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? आला छंद का। करते हुए पाश्चात्य संस्कृति का नया अंधानुकरण करने वाले व गांव से पलायन करने वाले युवाओं पर अपनी ही परिस्थिति न बदलने और अपने ख्याल में मस्त रहने वाले युवाओं पर कटाक्ष किया है। क्या किया है? भैंस भवानी कै तब सेवा लागे करन पढ़ब का दुष्ट, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार कबहू दुहत न टूट। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रधान संपादक बने, जिनके कुशल निर्देशक में मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और निराला जैसे कवियों का खड़ी बोली हिंदी काव्य संसार में पदार्पण करवाया।
सॉरी, हमने जो कहा था गुप्त जी की रचना थी जूही की कली, वो रचना निराला जी की थी, गलती से मिस निकल गया था। तो चलिए उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में खड़ी बोली में मुक्तक छंद का श्री गणेश करते हुए अपनी कविता जूही की कली को द्विवेदी जी के पास प्रकाशनार्थ के लिए निराला जी ने भेजा, लेकिन द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे छापने से मना कर दिया। निराला जी ने 1916 में उनकी रचना एक जूही की कली थी जो प्रकाशन के लिए द्विवेदी जी के यहाँ सरस्वती पत्रिका में भेजी थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे मना कर दिया कि हम इसको नहीं छापेंगे। कालांतर में द्विवेदी जी ने उन्हें काव्य संबंधित बहुमूल्य सुझाव दिए, इसलिए निराला जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु भी मानते हैं। उनकी जो रचना थी जूही की कली में, उसमें क्या त्रुटियां हैं उनको सुझाव भी दिया और बताया आप कैसे, आपको क्या करना है, कैसे लेखनी करनी है, और तभी से इनको अपना काव्य गुरु भी मानने लगे। चलिए देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी काव्य माला जो 1940 में उपरांत प्रकाशित हुई थी। आलोचना और निबंध, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास निरंकुशता, हिंदी कालिदास की समालोचना, विचार विमर्श, संपत्ति शास्त्र। यह अर्थशास्त्र पर लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ था संपत्ति शास्त्र। साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, कविता कला इनके द्वारा संपादित तत्कालीन कवियों का कविता संग्रह है। अंग्रेजी के विद्वान बायरन के वाइडल नाइट का छायानुवाद इन्होंने प्रस्तुत किया। बायरन बच्चन जी को कहा गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। बलिवर्ध एवं जम्मू की न्याय नामक रचना अनुयोग की प्रधान व्यंग्यात्मक रचना है। जम्मू की न्याय किसकी रचना है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों को सूचित करते हुए लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। कविता का विषय क्या होना चाहिए? मनोरंजन एवं उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यमुना के किनारे कुतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका, न प्रक्रियाओं का पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है। पहले से लिखा जा रहा था प्रक्रियाओं पर, स्वक्रियाओं पर जो प्रबंध लिखे जा रहे थे, बोले उस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब आप ये कहते थे चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, जीव भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पर्वत अनंत, पृथ्वी सभी पर कविताएं हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम का प्रयोग करते हुए सरस्वती पत्रिका में सन 1908 ईस्वी में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से लेख लिखा। कब लिखा था? 1908 ईस्वी में। द्विवेदी जी रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला में लिखे गए काव्य की उपेक्षिताएं शीर्षक से प्रेरणा लेकर इस लेख को लिखा था। आचार्य चंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस सुखद भाव का स्मरण रहेगा, तब भाषा के लिए शुद्धता आवश्यकता क्यों समझी गई। इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा है कि द्विवेदी जी के इस सुखद प्रभाव का स्मरण रहेगा, तब भाषा के लिए शुद्धता आवश्यकता क्यों समझी गई। चलिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखती हैं। अच्छा तो मुझे स्पष्ट नहीं लग रहा है, फिर भी पढ़ के आपको सुना रहे हैं। देख देख कर उसे मनी मन फूले नहीं समाते, सुरम दूसरी पंक्ति है, सुरम में रूप रस रस रंजिते, विचित्र वर्षा भरे कहाँ गई। तीसरा, अलौकिक नंद विधायनी, महाकविंद्र नाप्य कवित अहो कहाँ। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच, बैल महाराजा, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये महत्वपूर्ण पंक्ति इसको याद रखिएगा। श्रीयुत नागरी विधारी दशा, विभारी हवे विषा मन मोहि अतीव भारी।
दूसरी पंक्ति देखते हैं। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य ज्ञान तुझको कहीं बहा है। पृथ्वी सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य ज्ञान तुझको कहीं बहा। पृथ्वी पुत्र पृथ्वी समुद्र सरित नर नाग, पृथ्वी समुद्र सरित नर नाग, सृष्टि मांगल्य मूल में वारिद। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे हरिऔध उपाध्याय जी को पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय को, उनका भी विस्तृत अध्ययन, उनकी रचनाएं सब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।